भागती दौड़ती जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम, पर हर पल आपके साथ है हम। लक्ष्मी हॉस्पिटल। असाध्य रोगों के समुचित इलाज की बात हो या फिर हर तरह के कठिन से कठिन ऑपरेशन की, लक्ष्मी हॉस्पिटल है हमेशा सबसे अलग। तभी तो इसके आधुनिक आईसीयू, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, उच्च स्तरीय पैथोलॉजी व विश्व स्तरीय मशीनों द्वारा हर तरह की जांच की विशेष व्यवस्था और हर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम आपको देती है सुरक्षा का संपूर्ण एहसास। एज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सभी डिपार्टमेंट हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेट्रिक गायनी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, कार्डियक डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। लक्ष्मी हॉस्पिटल, रोडवेज कैंट, वाराणसी। लक्ष्मी हॉस्पिटल, अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय, सबके लिए। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हेलो डॉक्टर के इस अंक में हम आज आपको प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में बतलाएंगे, जिसके बारे में एक्सपर्ट के रूप में जानकारी देंगे हमारे वाराणसी के वरिष्ठ प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार जी साथ में हैं। डॉक्टर साहब का जन्म बनारस में ही हुआ और आपने अपना ग्रेजुएशन यानी MBBS काशी हिंदू चिकित्सा विज्ञान संस्थान यानी BHU के नाम से जो फेमस है वहाँ से आपने पूर्ण किया, और वहीं से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MS आपने पूर्ण किया, और उसके उपरांत जो है आपने सुपर स्पेशलिटी की डिग्री MCH आपने जो है KGMC लखनऊ मेडिकल कॉलेज से आपने जो है पूर्ण किया, और उसके उपरांत जो है आप बनारस में लगभग 15 वर्षों से आपका अपना हॉस्पिटल है जो कि आकृति लेज़र एंड कॉस्मेटिक सेंटर के नाम से यहाँ मामूरगंज में बिरदोपुर में है, और लगभग 15 वर्षों से आप वहाँ पे मरीजों की सेवा कर रहे हैं। और प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक के अंतर्गत जितने भी बर्न के पेशेंट हैं, कोई भी जले हुए मरीज का टेढ़ापन होना, और जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी में के अंतर्गत और जो विकृतियाँ आ जाती हैं एक्सीडेंट से या जलने से या किसी भी कारण से, तो उसके अंतर्गत सभी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से, और समय समय पे कहीं कैंप लगता है तो आप अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं, और आप कई संस्थाओं में भी थोड़ा आप एक्टिव हैं, सामाजिक संस्थाओं में। और हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं कि जैसे ये है प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक, तो ये प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक जो सर्जरी है दोनों में क्या फ़र्क है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहले मैं डॉक्टर अशोक राग जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे हेलो डॉक्टर में आपने बुलाया और यहाँ प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बताने का मौका दिया। सबसे पहले तो प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी एक ऐसा टर्म है जिससे आम जनता जो है इससे बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या चीज़ है, इसमें कुछ बाहर से चीज़ें लगाई तो नहीं जाती है, और हमारे या कहीं बहुत ज़्यादा कुछ काट के तो नहीं किया जाएगा। तो बहुत सी गलत धारणाएं साधारण में फैली हुई हैं। थोड़ा बहुत इसके लिए जो टीवी में सीरियल वगैरह आते हैं वो भी कुछ जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो किसी का एक्सीडेंट करा के और दिखा देंगे कि बिल्कुल चेहरा बदल गया। ऐसा कई बार लोग आते हैं कि नहीं ये तो संभव है, लेकिन हम लोग को फिर बताना पड़ता है कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं वो फिर उनको बताई जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हेलो डॉक्टर का, जिससे कि हम
एक साथ बहुत से लोगों को ये जानकारी दे सकते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी है क्या। अगर प्लास्टिक सर्जरी के बारे में देखा जाए तो प्लास्टिक का मतलब होता है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है, और प्लास्टिकोस एक लैटिन शब्द है, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को आकार देना, टू मोल्ड। तो मोल्ड मतलब जैसे किसी चीज़ को आप आकार दे रहे हैं, तो उसी का प्लास्टिक सर्जरी से मतलब हुआ। अब प्लास्टिक सर्जरी में चीज़ें क्या आती हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जले मरीज जो होते हैं इनको प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है, वो चाहे तुरंत के जले मरीज हों या कुछ दिन बाद उनके महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद अगर कोई विकृति आ रही हो तब के लिए, या उसका घाव अगर न ठीक हो रहा हो तब। तो जले मरीजों को तो हर स्थिति में, हर लेवल में प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और एक प्लास्टिक सर्जन और एक अन्य चिकित्सक के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि आज भी प्लास्टिक सर्जन बनारस में बहुत कम हैं, और कोई भी जलता है तो वो कहीं भी इलाज कराने के लिए जहाँ प्लास्टिक सर्जन नहीं है वहाँ भी इलाज होता है। तो दोनों के ट्रीटमेंट में बहुत अंतर हो जाता है, समय का, रिजल्ट का। तो जले मरीज तो एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि प्लास्टिक सर्जन से जिनको ज़रूरत पड़ती ही है। जी, जैसे कि ये भी देखा जाता है कि कोई मरीज जला हुआ है और उसमें ऑपरेशन की तुरंत आवश्यकता है। हाँ, बोलते हैं कोलेजन सीट, कोलेजन, हाँ। तो उसका मतलब क्या फायदा है? हाँ। और उसको जो है किस समय उसका इंडिकेशन रहता है? हाँ, कि हाँ। उससे क्या, उसके फायदा क्या क्या है? हाँ। क्योंकि मरीज घबरा जाता है कि अभी मरीज जला हुआ है, हाँ, और अभी तुरंत क्या करना है? कि ऑपरेशन बहुत लेट में होता है, हाँ। तुरंत क्या ऑपरेशन करना है। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि अधिकतर हमें लगता है कि आधा से ज्यादा मरीजों में इस चीज की जरूरत पड़ती है, और उनको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। देखिए, आज के युग में जो मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, वो एक बहुत बड़ी, उसमें इलाज के अवधि को कम करना, ये सबसे ज़्यादा उस पर बल दिया जाता है। वो किसी भी चीज़ में हो, अगर पहले पथरी का ऑपरेशन होता था, मरीज 7 दिन भर्ती रहता था, ओपन माध्यम से होता था, अब वही चीज़ दूरबीन के माध्यम से होता है, आज होता है कल छुट्टी हो जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि की ऑपरेशन होती है, आज होता है कल या परसों छुट्टी हो जाती है। तो इलाज के अवधि को, बीमारी की अवधि को कम करना ही बहुत बड़ा एक आज का डेवलपमेंट हुआ है। बर्न के क्षेत्र में भी अब सब ये अगर देखा जाए तो हार्ट डिजीज़, चाहे किडनी, गुर्दा रोग, सब चीज़ों में इलाज की अवधि को हमको कम करना है। इससे आदमी जल्दी काम पे जा सकता है, खर्च कम जाते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उस बीमारी के वो कम जाती है। और बर्न में तो इसकी खासकर ज़रूरत है। बर्न में जितना ज़्यादा आप इलाज को लंबा करेंगे, दिक्कतें उतनी बढ़ेंगी, ये बात निश्चित है, प्रूव्ड है, और रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, पहले 24 घंटे, फिर पहले 72 घंटे, फिर पहले हफ्ते क्या करना है, ये समझ पाना एक प्लास्टिक सर्जरी से समझना ज़रूरी है। उसकी क्या ज़रूरत है, उससे हमें क्या फ़ायदे होंगे, ये जानना ज़रूरी है। तो जैसा आपने सबसे पहला चीज़ जो बताया, कोलेजन शीट। कोलेजन शीट जैसे ही मरीज जलता है तो बहुत ज़्यादा शरीर से पानी का रिसाव होता है। अगर आप किसी भी जले मरीज को देखेंगे, उसका पूरा बिस्तर गीला हो जाता है, और वो तुरंत बदलने पे फिर घंटे 2 घंटे में फिर गीला हो जाता है। तो पानी की कमी और इन्फेक्शन के चांस। तो कोलेजन शीट एक ऐसी चीज़ है, ये एक तरह की झिल्ली है, जो कि अगर जले घाव पे लगा दिया जाए तो जो शरीर का नुकसान हो रहा है, पानी का, एल्बुमिन जो एक तरह की प्रोटीन है उसका, वो रुक सकता है। प्लस चूँकि एक झिल्ली उस पे आ गई तो बाहर के एनवायरनमेंट से हम शरीर के अंदरूनी हिस्सों को बचा सकते हैं, बाहर के कीटाणु अंदर जल्दी प्रवेश नहीं पाएंगे। तो उससे इन्फेक्शन में कमी आती है। और तीसरी चीज़, चूँकि ये झिल्ली एक तरह से 2 से 3 हफ्ते के लिए शरीर में चिपक जाती है, तो मरीज का जो
सिम्टम्स है, जो जलने वाला सेंसेशन है, जो तकलीफ है, जो दर्द है, उसमें बहुत कमी आती है। और जो हल्का जला एरिया है वो क्या होता है कि 2 से 3 हफ्ते में जब ये झिल्ली अपने आप छूटती है तो अंदर से स्किन, जो बॉडी की नेचुरल प्रोसेस है हीलिंग की, चमड़ा बनाने की जो प्रक्रिया है, वो तब तक बहुत जगहों पे पूरी हो जाती है। तो अगर कोई आदमी 60% जला हो और हमने कोलेजन लगाया, अगर उसमें 30% हिस्सा भी थोड़ा हल्का है, 30% गहरा है, तो कम से कम 30% की जो हीलिंग है वो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि अब हमारे पास केवल 30% एरिया है जिसको कि बाकी मेथड से इलाज करना है। तो इसके कारण कॉम्प्लिकेशंस, उनकी रिजल्ट, ये इसमें बहुत फ़ायदा है। इसी तरह ऑपरेशन की भी ज़रूरत पहले 2 से 3 दिनों में पड़ती है, जिसको कि आम लोगों में ये धारणा है कि नहीं अभी तो जला है, अभी बाद में होगा। अच्छा, एक बहुत चीज़ जो हम लोग को सुनने को मिलता है, नहीं प्लास्टिक सर्जरी तो बाद में करवाएंगे, तो ये कोई इलाज बाद में करवाएंगे। तो बाद में करवाना जो है वो कॉम्प्लिकेशंस को न्योता देना है, रिजल्ट को ख़राब करना है। और अगर कोलेजन की विधि, चाहे ऑपरेशन की विधि अगर किसी को समझाई जाती है तो वो उसके हित के लिए समझाई जाती है। इससे हम इलाज का ड्यूरेशन कम करते हैं, जो उसके कारण खतरों की संभावना होती है उसके रिस्क को कम करते हैं, और नेचुरल है बढ़िया रिजल्ट देते हैं। प्लस दर्द में कमी, जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं उसकी कमी, ये सब बहुत सी चीज़ें हैं। तो कोलेजन और अर्ली ऑपरेशन ये एक नया डेवलपमेंट है जो बर्न के लिए है, लेकिन इसको सबको समझना पड़ेगा। इसके लिए हमको सबकी कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और अगर सब लोग इस चीज़ को समझ के सहमति देते हैं तो हम लोग भी कॉन्फिडेंट रहते हैं और इलाज अपने रूप से कर सकते हैं। जी। और कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या क्या चीज़ें हैं? अब प्लास्टिक सर्जरी में तो जैसे एक तो बर्न की बात आई, प्लस चोट लगने के बाद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक सर्जन ठीक करते हैं, जैसे चेहरे की और जबड़े की हड्डी का फ्रैक्चर। शरीर के कोई भी हड्डी को हड्डी के डॉक्टर ठीक करते हैं, लेकिन चेहरे की जो हड्डी होती है, जबड़े का हड्डी है, गाल की हड्डी है, आँखों के चारों तरफ की हड्डी है, उसको प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ही, उसकी ऑपरेशन के द्वारा ही उसको ठीक किया जाता है। जन्मजात रोग हो गए, और जैसे किसी की उंगली सटी हुई है, किसी को पेशाब के रास्ते में दिक्कत है, तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी में आती है। एक जो दूसरी फील्ड की बात हो रही है कॉस्मेटिक सर्जरी, तो कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो शरीर का अंग जो है वो नॉर्मल है, लेकिन उसको और अच्छा बनाना है। तो इस चीज़ प्लास्टिक सर्जरी में जो भी चीज़ें होती हैं वो एक विकृत चीज़ है या एक कोई गड़बड़ी है जिसको कि हम लोग सर्जरी के माध्यम से ठीक करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़्यादातर चीज़ें जो है वो अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसके शेप को, उसके साइज़ को, उसके आकार को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। इसमें जो चीज़ें हैं कि जैसे लाइपोसक्शन एक सर्जरी होती है, बहुत जगह पेपर में, मैगज़ीन में या टीवी के शोज़ में आता है कि लाइपोसक्शन क्या है। तो जैसे कोई आदमी है वो बहुत ज़्यादा मोटा है और बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट ऐसे जगहों पे है जो कि देखने में ख़राब लग रहा है, तमाम डाइटिंग या एक्सरसाइज के बाद भी वो नहीं जा रहा है, तो अगर इन कोशिशों के बावजूद नहीं जा रहा है तो कॉस्मेटिक सर्जरी एक उसका निदान है जिससे कि हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। किसी की नाक दबी है उसको उठा सकते हैं, किसी की ठुड्डी दबी है उसको उठा सकते हैं, किसी के शरीर में कोई ऐसा विकृति है जो कि उसके उस पार्ट नॉर्मल है लेकिन उसके चेहरे पे या शरीर पे वो थोड़ा अलग सा प्रभाव दे रहा है, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। और भी शरीर के किसी भी अंग के रूप को, आकार को हम लोग जो ठीक करते हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। जी। और जैसे ये भी देखा जाता है जैसे कि कैंसर पेशेंट है, और जैसे उनके मुख का कैंसर हो गया, तो उसमें भी उस ऑपरेशन के बाद जैसे कैंसर सर्जन ऑपरेशन कर लिया, तो उसके बाद प्लास्टिक सर्जन का उसमें क्या रोल होता है? ये भी एक तरह की प्लास्टिक सर्जरी है, इसको हम कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर नहीं मानेंगे। और जैसे अब किसी का मुंह का कैंसर जो कि यहाँ तंबाकू खाने से बहुत ज़्यादा
मुंह का कैंसर पाया जाता है, तो एक कैंसर विशेषज्ञ, एक कैंसर सर्जन जो हैं उस कैंसर को काट कर निकालते हैं। लेकिन काट कर निकालने में कभी कभी बहुत ज़्यादा हिस्सा काट के निकालना पड़ता है, कभी जबड़ा भी निकल जाता है, कभी दांत भी निकल जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कुछ होना चाहिए ताकि मुंह मरीज खा सके, मरीज निगल सके और एक नॉर्मल काम मरीज के बोलने चालने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो शरीर के ही चीज़ों से, शरीर के ही चमड़े जो अन्य जगह पे हैं, चाहे वो पेट के ऊपरी भाग का चमड़ा हो या फिर गर्दन की चमड़ी हो, उससे चीज़ों को, गाल को या होंठ को या अंदर के जबड़े को जो बनाते हैं वो प्लास्टिक सर्जरी उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर किसी का स्तन कैंसर है और एक तरफ का या स्तन काट कर निकाल दिया जाता है, तो साइकोलॉजिकली पता चला कैंसर तो ठीक हो गया, लेकिन उसके मन में ये चीज़ें रहती है कि मेरे एक तरफ का स्तन नहीं है, तो प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से हम लोग उसको भी बना सकते हैं। तो ये एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, जो एक तरह की प्लास्टिक सर्जरी है जिसमें हम लोग किसी भी अंग को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। हाँ, वो अपीयरेंस हूबहू वैसी नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश में रहते हैं कि कम से कम 16 में 12 आने उस चीज़ को नॉर्मल शेप, नॉर्मल आकार, नॉर्मल फंक्शन दिया जाए। जी। हाँ दर्शकों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और किसमें क्या किया जाता है, प्लास्टिक नाम से क्या तात्पर्य है। तो इसी तरह हमारी चर्चा आगे भी चलती रहेगी और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दौड़ती जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम, पर हर पल आपके साथ है हम, लक्ष्मी हॉस्पिटल। असाध्य रोगों के समुचित इलाज की बात हो या फिर हर तरह के कठिन से कठिन ऑपरेशन की, लक्ष्मी हॉस्पिटल है हमेशा सबसे अलग। तभी तो इसके आधुनिक आईसीयू, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, उच्च स्तरीय पैथोलॉजी व विश्व स्तरीय मशीनों द्वारा हर तरह की जांच की विशेष व्यवस्था और हर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम आपको देती है सुरक्षा का संपूर्ण एहसास। एज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सभी डिपार्टमेंट हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेट्रिक गायनी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, कार्डियक डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। लक्ष्मी हॉस्पिटल, रोडवेज कैंट, वाराणसी। लक्ष्मी हॉस्पिटल, अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय, सबके लिए। फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हम लोग बात कर रहे थे प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में जो है, जो एडवांसमेंट आया है लेज़र सर्जरी का, तो फ्रैक्शनल CO2 लेज़र का क्या रोल है, मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी? ये प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी में जो ऑपरेशंस होते हैं वो तो खैर है ही है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑपरेशन द्वारा संभव नहीं है। उसके लिए लेज़र मशीनें आई। हिंदुस्तान में ये लेज़र मशीनें करीब करीब 15 सन 2000 के बाद से बड़े शहरों में इस्तेमाल होना शुरू हो गया, और मुझे ये कहने में काफ़ी गर्व है कि सन 2004 से बनारस में भी आकृति लेज़र एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर में लेज़र विधि से बहुत से इलाज हो रहे हैं। और आज हम लोग करीब करीब नहीं भी तो कम से कम 5 से 6 हज़ार ऐसे मरीज हैं जिनको हम लोग लेज़र से पिछले 10 साल में उपचार कर चुके हैं। बाकी चीज़ों से, जैसे सर्जरी के माध्यम से जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं वो लेज़र के माध्यम से बहुत सी चीज़ें संभव है। एक तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो एक तो है कि जो महिलाओं को अनचाहे बाल चेहरे पे आ जाते हैं, दाढ़ी के एरिया में या होंठ के एरिया में, तो वो उन चीज़ों को का इलाज
सर्जरी के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से नहीं हो पाता, वो महिलाएं ज़्यादातर पार्लर का सहारा लेती हैं। लेकिन पार्लर में जाने से एक तो हर हफ्ते या हर 15 दिन पे जाना पड़ता है और वो बाल धीरे धीरे कड़े और काले होते चले जाते हैं, उनका वो रुक नहीं पाता और पार्लर की जो डिपेंडेंस है लोगों में वो बढ़ती चली जाती है। लेज़र एक ऐसा माध्यम है, जैसे हम लोग लॉन्ग पल्स Nd:YAG एक लेज़र है जिससे कि अनचाहे बालों को करीब करीब, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, लेकिन हाँ 16 में 12 से 14 आने तक हम लोग उसको ख़त्म कर सकते हैं। कितना समय लगेगा ये बाल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ मान के चला जाए कि 4 से 6 सिटिंग अगर करें तो ये चीज़ें करीब करीब 75 to 80% ख़त्म हो जाती हैं। और बाद में कुछ लोग को ज़रूरत पड़ती है, कुछ लोग को नहीं पड़ती है, ये तो हम लोग बाकी भी टेस्ट्स होते हैं। तो एक तो अनचाहे बालों में बहुत बड़ा ये आविष्कार हुआ लेज़र का, और इसके कारण बहुत सी महिलाएं जो एक हीन भावना से ग्रसित रहती थी उनके लिए ये एक वरदान साबित हुआ। दूसरी चीज़ जो लेज़र आई वो है कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, जो कि आकृति लेज़र में पिछले 11 साल से, इनफैक्ट जो पहला लेज़र हम लोगों ने शुरू किया वो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र ही था, और उससे शरीर के मतलब जो त्वचा है, जो स्किन है, उसके सतह पे जो चीज़ें थी, इल्ले थे या मुहासों के दाग थे या जन्मजात कोई लक्षण था या उस तरह के स्किन टैग्स कहते हैं, बहुत सी ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें सतह पे चीज़ें होती हैं जिसका इलाज दवाओं से नहीं संभव था, उसको हम लोग इसके माध्यम से लेज़र, CO2 लेज़र के माध्यम से ख़त्म कर सकते थे। अभी इसी कड़ी में जो CO2 लेज़र था उसी में एक नया एडवांसमेंट हुआ, और ये एडवांसमेंट भी पिछले 4-5 साल से हिंदुस्तान में आया, जिसको हम लोगों ने फ्रैक्शनल CO2 लेज़र का नाम दिया। और अब हम लोग के पास ये मशीन भी उपलब्ध है और हम लोग फ्रैक्शनल CO2 लेज़र भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से ऐसे निशान होते थे जो जलने के कारण, 3 चीज़ों के निशान हम लोग फ्रैक्शनल CO2 लेज़र से बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो पहले के CO2 मशीन से उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं था या कम था। अब उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। एक तो जो मुहासों में जो गड्ढे हो जाते हैं, मुहासों जैसे किसी को मुहासे आ रहे हैं, 4 साल 5 साल मुहासे आए, उसके बाद ये देखा जाता है कि बहुत लोग के छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं जिसको कि सही करना बहुत मुश्किल होता था। दूसरी जो चीज़ थी कि जो जले निशान होते थे, जैसे अगर किसी को जलने के बाद सिकुड़न है तब तो ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, उसमें स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है। लेकिन जले का जो हल्का दाग होता था, जिसको कि बहुत से प्लास्टिक सर्जन पहले हम लोग कह देते थे कि नहीं इसमें स्किन ग्राफ्टिंग कराने से फ़ायदा नहीं है, वो अब फ्रैक्शनल CO2 लेज़र से करने में उसमें काफ़ी सुधार हम लोग को मिल रहा है। इसी तरह बहुत से ऐसे चोट के निशान जो कि सर्जरी के लिए अनफिट थे, जो सर्जरी से जिनमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उसमें भी हम लोग फ्रैक्शनल CO2 लेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस ये देखा गया कि ये जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में निकलने के कारण जो एक तरह से चेहरा डल सा हो जाता है या चेहरे में बहुत से ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, वो सब भी फ्रैक्शनल CO2 लेज़र से जल्दी और कम समय में हटाया जा सकता है। तो ये फ्रैक्शनल CO2 लेज़र भी एक तरह का नया एडवांसमेंट है और हम लोग के लिए वरदान है। और जैसे कि फ्रैक्शनल CO2 लेज़र है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं? नहीं, साइड इफ़ेक्ट इसमें कुछ नहीं है। बस ये ध्यान देना है, कुछ चीज़ें प्रिकॉशंस जरूर लेनी है। पहला तो कि धूप से बचाव, लेज़र कोई भी लेज़र उपचार अगर किसी का चल रहा हो तो धूप से बचाव जरूरी है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी लेज़र कराने से पहले आप जो चिकित्सक लेज़र करते हैं उनसे सब चीज़ अच्छे से समझ लें, और उसमें कितना समय लगेगा, उसमें क्या बचाव करने हैं, हड़बड़ी में कोई डिसीज़न न लें। लेज़र बहुत बार लंबा प्रक्रिया भी लेता है, 2 महीने 3 महीने कभी कभी 6 महीने, और इससे क्या बचाव है, ये कोई ओवरनाइट रिजल्ट देने वाली चीज़ नहीं है कि आज कराए और कल हम ठीक हो गए।
तो कोई भी ट्रीटमेंट कराने से पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज चिकित्सक के द्वारा ले लें, और जब आपके पास समय है तो आप फिर उस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएं। प्लस ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये लेज़र से आपको इससे कितना रिजल्ट मिलेगा, ये कितना % रिजल्ट आपको इम्प्रूवमेंट कर दे सकता है आपके कंडीशन में, इस चीज़ को भी जान लेना बहुत आवश्यक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को लेज़र करने के पहले बतानी पड़ती है। साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका ये कोई एक्सरे टाइप की रेडिएशन नहीं है कि पूरे शरीर में इसका असर पड़ रहा है। ये जिस जगह पे केंद्रित होता है केवल उसी जगह अपना असर करता है, और बस वहीं पर इसका एक्शन भी होता है। जैसे कि आपने बताया कि इस लेजर विधि से अगर कोई इलाज होता है तो धूप में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये है कि बाई चांस थोड़ा बहुत तो जाएगा, तो उसके लिए क्या कोई उसके लिए सबसे बढ़िया है, आजकल ऐसे भी आपने देखा होगा कि धूप से बचाव आम आदमी भी कर रहा है जी। दुपट्टा ओढ़ के निकलना, चाहे गमछा ओढ़ के निकलना, या सनस्क्रीन लगाना। तो ये सब जो है धूप से बचने के उपाय हैं। सनस्क्रीन लगा के जा सकते हैं। और सनस्क्रीन लगाने का भी तरीका है कि किसी भी घर से निकलने के कम से कम 20 मिनट पहले आप सनस्क्रीन लगाएं, तब बाहर जाएं। लेकिन जो बेस्ट प्रोटेक्शन धूप से है, वो चाहे तो आप कोई गमछा, दुपट्टा, छतरी इस्तेमाल करें, और अगर कोई बाइक चला रहा है तो हेलमेट से भी काफ़ी सुरक्षा हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। जी। और मतलब कि जो है लेजर से जो आपने बताया, इस तरह के मरीज आमतौर पे आते रहते हैं। एकदम हमने तो बताया कि पिछले 11 साल में सन 2004 दिसंबर में हम लोगों ने आकृति लेजर शुरू किया था। पहले एक मशीन से शुरू किया, आज हमारे पास 4 मशीनें हैं जो अलग अलग कंडीशंस में यूज होती हैं। और इससे हम लोगों ने इस एरिया में, पूर्वांचल के लोगों में, जो पहले केवल बड़े शहरों में था, क्योंकि मशीनें तो वही होती हैं, ये सोचना कि बनारस में इसका इलाज कैसा होगा और बम्बई में कैसा होगा या दिल्ली में कैसा होगा, तो मशीनें तो वही है, चीज़ वही है, और हम लोग इसको कम से कम कॉस्ट में उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ नहीं भी तो हम लोगों ने 5 से 6 हज़ार मरीज पिछले 10-11 साल में हम लोगों ने किया और अच्छे रिजल्ट्स दे पाए। मरीज को भी समझ लेना चाहिए, लेकिन उसके पहले तो जिस तरह का उनको परेशानी है तो पेशेंट का काउंसलिंग भी होता है। काउंसलिंग यही मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि किसी भी ट्रीटमेंट को कराने के पहले जी, आप उससे संतुष्ट हो पाएंगे उसके रिजल्ट से कि नहीं, क्योंकि ये निश्चित सी बात है कि कोई भी ट्रीटमेंट 100% आपको बिल्कुल करेगा ठीक या नहीं, ये चीज़ आपके लिए जान लेना जरूरी है। बहुत से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें 100% रिजल्ट मिलता है। चिकित्सक से इस बात की जानकारी ले लें, और कोई भी चिकित्सक जो लेज़र कर रहे हैं वो इस बात की आपको जानकारी देंगे, और ताकि आप अच्छे से इसका इलाज करा सके, संतुष्ट होकर इलाज करा सके। मतलब कि पूरा जो है कि चिकित्सक के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि आप ही इलाज करें। नेचुरल है कि आप जो है पेशेंट को भी सहयोग करना होगा। एकदम जो कहा जाए वो कहा जाए वो करना है। अगर आप वो काम नहीं कर सकते, प्लस कभी कभी ये होता है कि लेजर के बाद आपको मान लीजिए 2 दिन आपको रेस्ट करना है, तो आप वैसे समय पे कराएं जब 2 दिन आपके पास छुट्टी हो, जब आपको काम पे जाने की जरूरत न रहे, तब आप कराएं। और समय देना चिकित्सक को बहुत जरूरी है। जैसे सबसे जो बड़ी दिक्कत हम लोग फेस करते हैं वो ये है कि लोग आते हैं, कहते हैं अरे 10 दिन के बाद तो शादी है, कुछ कर दीजिए। अब वो उस समय कुछ भी नहीं हो सकता, 10 दिन बहुत कम समय है। अब जैसे एक बहुत कॉमन चीज़ है सफ़ेद दाग का इलाज दवाइयों से होता है, लेकिन ये देखा गया है कि बहुत से सफ़ेद दाग दवाई से नहीं ठीक हो पाते हैं, या जितना एरिया है उसका आधा हिस्सा ठीक हुआ, आधा बच गया, या 3/4 ठीक हुआ, 1/4 बच गया, और 5 साल 6 साल ये चीज़ें मतलब दवा चल रही है लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो नेचुरल है कि फिर उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो लोगों के पास इतना समय होना चाहिए कि कम से कम 3 महीने का समय हाथ में लेके चले
कि हाँ अगर ऑपरेशन कराना है तो हमको, अगर हम 3 महीने समय देंगे तो उस ऑपरेशन का हमको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। हाँ। तो दर्शकों, हमारी चर्चा इसी तरह आगे भी चलती रहेगी और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस भागती दौड़ती जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम, पर हर पल आपके साथ है हम, लक्ष्मी हॉस्पिटल। असाध्य रोगों के समुचित इलाज की बात हो या फिर हर तरह के कठिन से कठिन ऑपरेशन की, लक्ष्मी हॉस्पिटल है हमेशा सबसे अलग। तभी तो इसके आधुनिक आईसीयू, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, उच्च स्तरीय पैथोलॉजी व विश्व स्तरीय मशीनों द्वारा हर तरह की जांच की विशेष व्यवस्था और हर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम आपको देती है सुरक्षा का संपूर्ण एहसास। एज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सभी डिपार्टमेंट हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेट्रिक गायनी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, कार्डियक डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। लक्ष्मी हॉस्पिटल, रोडवेज कैंट, वाराणसी। लक्ष्मी हॉस्पिटल, अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय, सबके लिए। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे कि जो है कॉस्मेटिक सर्जरी में लेजर विधि का क्या रोल है और बुरी बातें चिकित्सक से समझ करके ही अपना इलाज कराना चाहिए। उसमें जितना समय चाहिए, जो एक लिमिटेड समय है, उसी में ही इलाज होना संभव है और आपकी जिद करने से कोई इलाज जल्दी नहीं हो जाएगा, तो इसका पूरा ध्यान देना चाहिए। और आजकल एक जो है बहुत कॉमन समस्या है गंजापन। देखा जाता है कि कम उम्र में ही लोगों का बाल गिर जाता है। काफ़ी लोग उससे अपने को हीन भावना उनके में आ जाती है कि देखिए हम बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के लग रहे हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग लग रहे हैं, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये है मतलब कि हेयर ट्रांसप्लांट जो आजकल हो रहा है, तो ये हेयर ट्रांसप्लांट क्या है और किस तरह के लोगों की इसकी ज़रूरत पड़ती है, हमारे दर्शकों को बताएं। हेयर ट्रांसप्लांट जिसको हम लोग हिंदी में बालों का प्रत्यारोपण जी, जो ये एक प्रोसीजर है जी। और आमतौर पे देखा गया है कि 2-3 तरह से बाल झड़ते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरे बाल झड़ रहे हैं, और ये देखा गया कि बाल झड़ रहे हैं वो सब तरफ से झड़ रहे हैं, आगे से भी झड़ रहे हैं, बीच बीच से भी झड़ रहे हैं और घनापन थोड़ा कम हो गया है। बालों का झड़ना बहुत चीज़ों पे निर्भर करता है। जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है गंजापन, जो कि पुरुषों में ही मेनली देखने को मिलता है। मेल पैटर्न बाल्डनेस हम लोग कहते हैं, और वो एक सबसे कॉमन चीज़ है। ये यूजुअली कभी कभी तो 20 साल से कम के लोगों में भी देखने को मिलता है, कभी 20-22 साल, कभी 24 साल, कभी 26 साल, और ये आमतौर पे एक परिवार के लोगों में देखने को मिलता है कि चाहे पिता को है या भाई को है, तो उसके चांसेस बाकी लोगों में परिवार के बढ़ जाते हैं। दूसरा जो बाल झड़ने का प्रक्रिया है वो आजकल चूँकि हम लोग के खाने पीने में बहुत सी कमियां हैं, तो उसकी डेफिशिएंसी के कारण भी बाल झड़ते हैं जी। वो बाल झड़ना अलग है और गंजापन अलग है जी। तो बालों का प्रत्यारोपण या जो हेयर ट्रांसप्लांट की पद्धति आजकल हो रही है, और इसके बारे में हर जगह कुछ हेलो हेलो हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, बताएं। हेलो जी बताइए। मैं शिल्पा सिंह लंका से बोल रही हूँ। हाँ बताइए, बताइए, आपकी आवाज़ आ रही है। एक्चुअली मेरे पूरे फैमिली में हमारे पूरे फैमिली में टीनिया कॉर्पोरोसिस की शिकायत है 3-4 साल से लगभग। हाँ हाँ। बहुत मेडिकेशन किए लेकिन कोई रिलीफ नहीं किसी भी मेडिकेशन से। वो 18 महीने
कोर्स करो ठीक हो जाता है, फिर 1-8 महीने छोड़ दो दवा फिर हो जाता है, तो इसकी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? जी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, यहाँ लगता ढेर सारे। है में दिखाया है, तेलंगाना में दिखाया था, फिर मुंबई जाकर भी 2-3 डॉक्टर दिखाया था। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ। टीनिया कॉर्पोरेशन एक्चुअली ये जो जिस कंडीशन की बात कर रही हैं मैडम, वो चर्म रोग विशेषज्ञ स्किन स्पेशलिस्ट जो होते हैं, हाँ, उनसे संपर्क करना चाहिए। और चूंकि आज की जो वार्ता है वो प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी से संबंधित वार्ता है, सुन करके नहीं आप एक कुशल जो है चर्म रोग विशेषज्ञ, जैसा आपने बताया कि बीएचयू में भी मैंने दिखाया है, तो बीएचयू में भी स्किन स्पेशलिस्ट हैं, बाहर प्राइवेट में भी हैं। किसी एक स्किन स्पेशलिस्ट के साथ थोड़ा कुछ दिन तक जो धैर्य रख के और इलाज कराना पड़ेगा, और वो जिस तरह से बोलें, जो भी दवाएं दें, जो भी शैम्पू दें, किस तरह से बाल को साफ रखना है, किस तरह से मतलब क्या दवा खानी है, क्या विटामिन डिफिशिएंसी है, वो सब वो उन्हीं के अंतर्गत आता है कि एक स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको देखेंगे। आप एक जगह स्थिर होकर के अपना पूर्णतः इलाज कराएं, आपको पूरा आराम आ जाएगा। तो हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे थे। तो हेयर ट्रांसप्लांट जैसा हमने बताया कि जो मेल पैटर्न बाल्डनेस जो पुरुषों में होता है जी, और उसमें आगे के बाल झड़ते चले जाते हैं और पीछे का कुछ हिस्सा बच जाता है, वैसे उन लोगों के लिए ही ये फ़ायदेमंद साबित है। इसमें इसकी प्रक्रिया बहुत लोग पूछते हैं कि ये होता कैसे है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें हमें क्या दिक्कत आएगी। तो सीधी सी बात है कि किसी भी गंजे आदमी में अगर देखा जाएगा तो पीछे के कुछ बाल रहते हैं, वो कितना भी गंजा हो, पीछे का कुछ बाल उसमें अंश उसके रहते हैं। उन्हीं बालों में से कुछ बाल, करीब 2000-2500 बाल हम लोग निकाल करके और आगे उसको जो हेयर लाइन कहते हैं हम लोग, जो आगे का हिस्सा चेहरे के पास होता है, वहाँ पे उसको एक एक बाल पहले अलग किया जाता है। वो 2000-3000 बाल तो एक साथ निकलते हैं और उसमें से जो भी जितने बाल निकले उसको एक एक करके अलग करके और आगे उसको प्रत्यारोपित ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस ट्रांसप्लांट में ये देखा जाता है कि ये बिल्कुल आगे की जो हेयर लाइन है वो मेंटेन हो जाए, प्लस हमारे पास जितना बाल बचता है उसको फिर वैसे वैसे हम लोग पीछे भरते चले जाते हैं। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। पहला तो कि इसमें ये आप ही का बाल है और आप ही को लग रहा है, तो नेचुरल है कि ये नेचुरल हेयर है और नेचुरल ग्रोथ होती है इसकी। नेचुरल आप इसको सैलून में जाके बाद में बनवाते हैं, कटवाते हैं, फिर ये बढ़ेगा और नेचुरल इसमें आप हेयर स्टाइल दे सकते हैं, अपने हिसाब से इसको झाड़ सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो नॉर्मल घनापन है वो घनापन शायद नहीं मिलेगा, लेकिन एक गंजेपन से अफेक्टेड आदमी जिसका कि बिल्कुल बाल नहीं है, उसको हम लोग कम से कम 50% तो एटलीस्ट डेंसिटी वाली बाल दे ही देते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 1 बाई 1 सेंटीमीटर का अगर एरिया है तो उसमें करीब करीब 60 से 70 बाल एक नॉर्मल आदमी को होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के माध्यम से हम लोग 30 से 35 बाल 1 बाई 1 सेंटीमीटर में हम लोग प्रत्यारोपित कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग को ऑलमोस्ट 50% डेंसिटी मिल जाती है और जो कि नॉर्मल है। एक बार आपने ऑपरेशन करवा लिया, फिर इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, दोबारा इसको कराने की उस एरिया में ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी का एरिया बहुत बड़ा है तो ठीक है, एक बार में हम शुरुआत के 2-3 इंच भरे, सेकेंड स्टेज जो कि 6 महीने साल भर के बाद हो सकता है, फिर हम लोग उसके पीछे का एरिया भरने की कोशिश करेंगे। तो इससे ये चीज़ें नेचुरल, अब जैसे बाकी जो और माध्यम है जैसे विग लगाना या वीविंग करना, इनसे ये सब एक आर्टिफिशियल रूप है, इसमें आपको बार बार उसको कराना पड़ता है, प्लस बहुत से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, रिकरिंग कॉस्ट बहुत होता है। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट में ये है, चूँकि ये नेचुरल है, आप ही के बाल हैं, नॉर्मल ग्रोथ होगी, तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। और आजकल ये प्रक्रिया
बहुत अच्छे से विकसित हो गई है। अब हम लोग पहले से ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। नई नई मशीनें इसमें भी काम में आ रही हैं, जिससे कि प्रोसेस को बहुत फास्ट और जल्दी किया जा सकता है। जी। तो दर्शकों, आपको डॉक्टर राजीव जी ने बताया कि जो है प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, किसमें किस तरह का इलाज होता है, किस तरह से इलाज में सावधानियां बरतनी चाहिए और जले हुए मरीज़ का इलाज में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और उसमें कोलेजन शीथ का या किस तरह से इलाज कराने में कितना लाभ है, और जैसे कि दूसरा लेज़र का उपयोग इस समय जो हो रहा है मॉडर्न एज में, तो उसका क्या क्या किन किन बीमारियों में और किस किस तरह के कॉस्मेटिक सर्जरी में उसका उपयोग हो रहा है, और हेयर ट्रांसप्लांट क्या है और किस तरह के लोगों की इसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये एक परमानेंट प्रोसेस है जिसको डॉक्टर साहब ने बताया। तो आपको ज़रूर लाभ पहुंचा होगा, लेकिन समय अभाव के कारण अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हैं और अगले बुधवार को रात्रि 8 बजे पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार।